हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज हम शुरू कर रहे हैं रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। सबसे बड़ी बात थी कि पीएन जंक्शन डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है। जब फॉरवर्ड बायस होता है तभी करंट को फ्लो करवाएगा अपने अंदर से, रिवर्स बायस में नहीं करवाता। बहुत कम करंट फ्लो करता है, उसको हम प्रैक्टिकली नेगलेक्ट कर देते हैं, पता है आप लोगों को। तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस चीज़ का बेनिफिट उठाया गया, उसको यूज किया गया एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और एसी को रेक्टिफाई करते हैं डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए नाम रख दिया गया रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में चेंज करता है, कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। क्यों करता है? क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है जब फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है भाई, ये दो टाइप का होता है, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है भाई, हाफ वेव में क्या होता है, फुल वेव में क्या होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं अभी। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कंसेप्चुअल, जेईई में, नीट में, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड के लिए भी पढ़ेंगे और वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात क्या होता है ये, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, एसी करंट इंटू डीसी करंट। जनरली कई बार पूछ लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट्स रेजिस्टेंस is small, and when diode is reverse biased, its resistance is very high। जब रिवर्स बायस होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो करंट बहुत कम होगा, करंट बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और मान सकते हैं कि रिवर्स बायस में वो काम नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। ठीक है भाई, प्रिंसिपल कभी कभी सीबीएसई वगैरह बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में पूछ लें तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रिवर्स होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, इतना लिखना है। पता है हमें, फिर भी लिखना आना चाहिए। ठीक है भाई, प्रिंसिपल पता लग गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? सबसे पहली बात, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखो, हमारे पास एक एसी सोर्स होगा, इसके साथ साथ ये देख पा रहे हैं आप, क्या है, ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहां एक डायोड लगा है, यहां पे लोड रेजिस्टेंस आएगा, इस टाइप से सर्किट है। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है भाई, और ये मेरे पास एसी साइकिल, एसी किस टाइप से होती है, ऐसे होती है, पता है आपको एसी का। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, पी टाइप एन टाइप, इतना समझ में आ गया। अब ये सर्किट, इसके अंदर हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, एसी, भाई एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो एसी हाई वोल्टेज एसी को यहाँ पे लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करेगा, वोल्टेज उसकी कम करेगा। ठीक है, फिर डायोड, डायोड का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है कि डायोड यूनिडायरेक्शनल है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल, मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस है तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा और नेगेटिव के लिए नहीं करेगा, फिर पॉजिटिव के लिए करेगा, नेगेटिव के लिए नहीं करेगा। इसका मतलब ये एसी को रेक्टिफाई कर रहा है। उसके बाद क्या करता है वो देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस है,
जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कैसे क्या वर्किंग है इसकी वो देखो। हमें लिखना होता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो लिखना कैसे है वो बताता हूँ आपको। अभी इसकी वेव फॉर्म भी बनाएंगे हम, तो वेव फॉर्म के लिए वेट कीजिए। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ए नाम दे दिया, या इसको पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट डायोड इज फॉरवर्ड बायस। सुनना ध्यान से, कुछ बुक्स में लिखा होता है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है म्यूचुअल इंडक्शन में ऐसा होता है, लेकिन सीधा बोलो पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव। लेट डायोड इज फॉरवर्ड बायस सो इट कंडक्ट्स and current flows in circuit। ये कंडक्ट करेगा तो करंट फ्लो करेगा तो लोड के करंट आएगा। बात समझ में आ रही? भाई कंडक्ट करेगा तो अपने अंदर से करंट पास करवाएगा, क्योंकि एक टाइप से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। एक डायोड एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, इसमें से करंट पास करेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करेगा, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। And we get output across load। तो बात समझ में आई? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस है तो कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल लेट नहीं करना, सीधा आएगा। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बाइस्ड। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बायस है। इट डज नॉट कंडक्ट, नो करंट फ्लोज इन सर्किट एंड वी don't get any output। ये सिंपल सी बात मोटी मोटी जो पेपर में लिखनी है वो मैंने आपको बताई, डिटेल में ही पढ़ेंगे इसको। तो जो फॉरवर्ड बायस है कंडक्ट करेगा, करंट आएगा, आउटपुट आएगी। रिवर्स बायस है कंडक्ट नहीं करेगा, करंट नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगी। इतनी बात लिख सकते हैं। अब रिवर्स बायस में हो क्या रहा है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो भी एक बार हमें देखनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या नोट कर लिया आपने इतना? ओके। इसके बाद पैराग्राफ बना के लिखेंगे। इन रिवर्स बायस वेरी स्मॉल करंट फ्लोज इन सर्किट, इट can be neglected for practical purpose। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट चीज हमने शुरू में बोली थी। रिवर्स बायस में करंट तो आएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ा था ना आपने। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं, इसकी वजह से करंट आता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। और प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, किसी यूज के लिए उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत 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 संभाल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल पर्पज की नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई रिवर्स बायस जब होता है तो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन में बहुत सारी बॉन्ड एक साथ टूटती हैं, और मेरी बात समझ रहे हो, एकदम से करंट बढ़ता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन करंट। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो टू अवॉइड ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड मस्ट बी ग्रेटर देन एसी वोल्टेज।
एसी वोल्टेज जो हमारी यहाँ पे आ रही है उस वोल्टेज से इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इसकी है 100 तो इसकी 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, 100 वोल्ट से ज़्यादा, क्योंकि अगर ये 100 से कम हुई तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और रिवर्स करंट फ्लो करने लग जाएगा तेजी से। अदरवाइज रिवर्स करंट फ्लोज, अदरवाइज रिवर्स करंट विल फ्लो इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ हम नोट में डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम्स नीट वगैरह जेई में भी इसके ऊपर कुछ बातें पूछ सकते हैं, क्या कंडीशन है, तो ये हमें पता होना चाहिए। पहले जो लिखवाया था वो जनरल आपको बोर्ड एग्जाम्स की, लेकिन ये भी बोर्ड में यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, अपनी मर्जी कितना लिखना चाहो आप। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर 4/5 से कनेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आउटपुट हम कहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेव फॉर्म भाई ये क्या है, देखो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। कैसे भाई, इस टाइप से लिया हमने, इसके साथ साथ हमने इसको ऐसे लिया, इससे क्या होगा, सेम टाइम में सेम फेज में रहेगा ही। समझ रहे हो मेरी बात। एसी का मतलब क्या है, एसी वोल्टेज, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग, ये वो वोल्टेज है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है। ठीक है ना, एसी करंट एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज एसी करंट वो चीज़ है जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियडिकली एक फिक्स टाइम के बाद चेंज होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है और एक फिक्स टाइम के बाद यहाँ से मान लो 2 सेकंड फिर चेंज हो गया, फिर 2 सेकंड चेंज हो गया, फिर 2 सेकंड चेंज हो गया, तो पोलैरिटी फिक्स टाइम के बाद चेंज होती रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और फर्स्ट हाफ साइकिल ये कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट करेगा तो आउटपुट मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बायस है और नेगेटिव के लिए रिवर्स बायस है, तो कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगी, 0। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, फिर आउटपुट मिलेगी, फिर 0। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल कट गई, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव है। समझो, एसी था, एसी तो इसमें अब भी है, लेकिन एसी में पॉजिटिव नेगेटिव जो डायरेक्शन चेंज हो रही थी वो चीज़ नहीं हो रही है, अब ओनली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लेकिन पॉजिटिव में क्या ये डीसी में चेंज हो गई, नहीं, ये डीसी में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर अभी एसी कंपोनेंट है। एसी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, 0, बढ़ता 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 मैक्सिमम, घटता घटता 0 मैक्सिमम। ठीक है, और दूसरा कंटिन्यूस डीसी नहीं मिल रही है। क्या ये बात समझ में आई। डायग्राम नोट कर लेंगे, इनपुट आउटपुट टाइम के साथ लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप। डायग्राम को बना लेंगे, नोट कर लेंगे, पेपर में आज ड्रॉ करना होता है, डायग्राम के अलग से नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, ओके। बाकी जनरली सीबीएसई बोर्ड में नीट में भी आ जाता है कि इस टाइप का डायग्राम दे देंगे, बताओ ये कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव, फुल वेव या फिर डायोड है, क्या है, घुमा देते हैं। अगर इसको डिस्कस करें, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, वी डोंट गेट कॉन्टिन्यूअस आउटपुट डीसी, कॉन्टिन्यूअस आउटपुट नहीं मिलती। ठीक है, वी डोंट गेट प्योर डीसी, इट हैज एसी कंपोनेंट्स, रिपल्स बोलते हैं। रिपल्स का मतलब इसकी प्योर डीसी, डीसी के अंदर कुछ एसी कंपोनेंट्स रह जाएं। ठीक है, पहली बात तो कंटिन्यूस नहीं मिलती, इसमें कुछ रिपल्स हैं। रिपल्स का मतलब एसी कंपोनेंट्स हैं। क्या बात समझ में आ गई, अरे बोलो। तीसरा, कंटिन्यूस डीसी नहीं मिलती, इसका मतलब
इट इज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है क्योंकि हमें कंटिन्यूस आउटपुट नहीं मिलती। कंटिन्यूस आउटपुट नहीं मिलती इसका मतलब इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम देखें कंटिन्यूस आउटपुट नहीं मिलती, प्रैक्टिकल यूज नहीं है तो बेकार है ये। फिर भी हमने बात की रिपल्स की। रिपल्स क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट्स, और यहां आ जाएगा वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट्स। मतलब डीसी तो बन गई है लेकिन उसके अंदर अभी एसी कंपोनेंट है। तो एसी कंपोनेंट कितने हैं? बटे में डीसी है। तो एसी कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा रिपल्स उतने ही ज्यादा होंगे। रिपल्स का मतलब अनवांटेड एसी। ठीक है, तो एक होता है रिपल फैक्टर जो बताता है कि यहाँ कितनी एसी है। ठीक है, तो रिपल फैक्टर कितना है? 1.21। रिपल फैक्टर कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में? 1.21। ठीक है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होती है? बोलो। आउटपुट डीसी वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज बटे में इनपुट एसी वोल्टेज। आउटपुट डीसी बटे में इनपुट एसी, क्योंकि एसी को डीसी में चेंज कर रहा है ये, तो कितना हो जाता है वो हमें चेक करना है। तो देखो एफिशिएंसी को ईटा से लिखते हैं। एफिशिएंसी ईटा से लिखते हैं। कितनी हो गई? 0.48। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 40.6%। ठीक है, 0.48 नहीं, 40.6%। इसका मतलब 50% से भी कम एफिशिएंसी है। हमने जो इनपुट एसी दी उसका डीसी में बहुत कम रेशियो कन्वर्ट हो रहा है। फिर दूसरी बात, हमें जो डीसी मिल रही है वो प्योर डीसी भी नहीं है, वो प्योर डीसी भी नहीं है, उसमें एसी कंपोनेंट है। तो उन एसी कंपोनेंट को कैसे हटाया जाए? वो होते हैं फिल्टर सर्किट्स, वो हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं अभी। लेकिन उससे पहले हम एफिशिएंसी बढ़ा, रिपल बढ़ा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट में डाल रहा हूं। 1 नंबर में सीबीएसई में कई बार पूछ लेते हैं, नीट में भी आ चुका है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज सेम एज ऑफ इनपुट इन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लग गया। रिपल्स क्या होते हैं? एफिशिएंसी आउटपुट बटे इनपुट, तो आउटपुट डीसी है, इनपुट एसी है। रिपल्स में क्या होता है? अनवांटेड चीजें, तो एसी कंपोनेंट बटे में डीसी। तो एसी जब कम होता जाएगा तो डीसी बढ़ता जाएगा, तो रेशियो कम होता जाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा, जो कोई काम का नहीं था लेकिन एग्जाम्स में तो आ जाता है। ठीक है भाई, इसमें कोई लिमिटेशन थी बहुत ज़्यादा, तो लिमिटेशन थी तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ी फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर FWR बोल देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर HWR बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी हमारा वही है एसी, इसके अंदर स्टेप डाउन, ठीक है। यहां से 2 लाइनें, इन 2 लाइनों का क्या मतलब है? इन 2 लाइनों का मतलब है कि यहां से जो वोल्टेज यहां लिंक होगी तो उसका लॉस कम से कम होगा। ठीक है, ये कोई मीडियम रख दिया हमने जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर से
मैक्सिमम पास करेंगी, अदरवाइज एयर होगी तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई मेटल यूज किया हमने यहाँ पे। इसके बाद हमने 2 डायोड लिए यहाँ पे, डायोड D1, डायोड D2। अब यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 लिए हमने, इसको ओड लेंगे हमेशा। जो सेकेंडरी वोल्टेज है, देखो ये प्राइमरी है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमेशा ओड लेने हैं, 3 5 7 9, ताकि सेंट्रल टैपिंग की जाए इसकी। यहां से आउटपुट आएगी लोड रेजिस्टेंस, क्या है ये, सेंट्रल टैप्ड। सेंट्रल टैपिंग क्या होती है, जितनी भी टर्न्स है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट लेना है। अगर 4 होंगे तो मिड पॉइंट नहीं आ पाएगा ना, ओड में लेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट में कनेक्ट। और सेंट्रल टैपिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, सेंट्रल टैपिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नीट जेईई में आ सकता है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, क्या, ब्रिज रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिज रेक्टिफायर। नाम पता होना चाहिए। इसमें 4 डायोड्स यूज करते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि सेंट्रल टैपिंग अल्टरनेट क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड होते हैं। उससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सेंट्रल टैपिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसकी लिमिटेशन हम कह सकते हैं। आप अपने वर्ड्स में नोट कर सकते हो कि सेंट्रल टैपिंग थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर 4 डायोड होते हैं। ठीक है, अब ये D1 D2 2 डायोड हो गए, ये हमारी AC हो गई, ये इनपुट हो गई। ठीक है, तो पहले वेव फॉर्म बना दूं या पहले लिखवा दूंगा, लिखवा देते हैं। वर्किंग, ठीक है। अब ये क्या है, स्टेप डाउन वोल्टेज, सॉरी ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहां देखो, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC द डायोड, या इसको नाम दे देते हैं AB। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे कर दें। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव। अब A और B 2 पॉइंट हो गए, सो डायोड D1 कंडक्ट्स, A पॉजिटिव है तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, एंड करंट फ्लोज इन सर्किट एंड वी गेट आउटपुट अक्रॉस लोड, लिख दिया। एंड डायोड D2 do not conduct, so we don't get any output। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, सो वी गेट आउटपुट ओनली फॉर डायोड D1। तो D1 डायोड जो है सिर्फ उसकी वजह से मुझे आउटपुट मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मुझे समझ में आ गया, D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है भाई। इसके बाद फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो मैं लिख सकता हूं A इज नेगेटिव एंड B इज पॉजिटिव। अब ये ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये इसका P है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ेगा तो भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ेगा तो रिवर्स बायस। डायोड D1 इज रिवर्स बायस, सो डू नॉट कंडक्ट। डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्यों? अगर ये नेगेटिव, देखो मैंने बना दिया नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये नेगेटिव रिवर्स बायस, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस। D2 इज फॉरवर्ड बायस, सो कंडक्ट एंड करंट फ्लोज
in circuit and we get output across load। तो इस केस में हमें जो करंट मिला वो D2 की वजह से मिला। Here we have output ड्यू टू D2। इस बार हमें आउटपुट D2 है। अभी देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे, इधर से देखा जाए तो ये कंडक्ट करेगा ऐसे। इसका मतलब दोनों साइकिल के लिए करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में। दोनों ही साइकिल के लिए करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो सेम टाइप की आउटपुट मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? एक साइकिल के लिए ये कंडक्ट करेगा, एक के लिए ये करेगा। इसका मतलब मुझे कंटिन्यूस आउटपुट मिल रही है। कंटिन्यूस आउटपुट मिल रही है और करंट सेम डायरेक्शन में है। हेयर वी गेट करंट इन सेम डायरेक्शन फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। सोचने वाली बात है, ठीक है। वेव फॉर्म, अगर वेव फॉर्म की मैं बात करूं, ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर ले लें, ठीक है। ओ डैश इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट मिली। सेकंड हाफ साइकिल के लिए ये कंडक्ट कर रहा है लेकिन करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो यहां भी आउटपुट मिली। तीसरे में फिर थर्ड साइकिल आएगी, वो कंडक्ट करेगा, फिर ये एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो हर बार मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव साइकिल। इस बार पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है। दूसरी बात, कंटिन्यूस करंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, कंटिन्यूस करंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया। ओके, लेकिन डिस्कस अगर करें, पहला वी गेट कॉन्टिन्यूस आउटपुट वोल्टेज, कॉन्टिन्यूस आउटपुट मिलती है, इट इज ऑफ प्रैक्टिकल यूज। इसका प्रैक्टिकल यूज है। तीसरा, आउटपुट इज नॉट प्योर डीसी, इट हैज एसी कंपोनेंट्स, रिपल्स। ठीक है, तो रिपल क्या था फिर बता देते हैं। वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट्स वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट्स। लेकिन यहाँ रिपल काफ़ी कम है तो रिपल फैक्टर 1.21 0.48, तो रिपल फैक्टर काफ़ी कम हो गया। तो हाफ वेव के कंपैरिजन में यहाँ पे रिपल फैक्टर काफ़ी कम हो गया। इतनी बात समझ में आ जाती है। मैं लिख सकता हूं इन फुल वेव रेक्टिफायर रिपल्स डिक्रीजेज फ्रॉम 1.21 to 0.48। रिपल काफी डिक्रीज हो गए। एफिशिएंसी इटा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, इनपुट एसी था आउटपुट डीसी था। तो एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये कितना हो गया, डबल 40.6 81.2%, ट्वाइस ऑफ 40.6%। नोट करने वाली बात है, ठीक है। पॉइंट्स लिख लिए होंगे आपने,
लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब नोट करने वाली बात है, क्वेश्चन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस ऑफ इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज से डबल होती है फ्रीक्वेंसी, हाफ वेव में सेम होती है, यहाँ पे डबल होती है। ठीक है, ओके, नोट में डाल रहा हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज कितनी आती है, आई नोट बाई पाई इंटू में लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज 2 आई नोट बाई पाई इंटू आर एल। ठीक है, तो वोल्टेज डबल हो रही है, दिख रहा है आपको। आई नोट क्या है, मैक्सिमम एसी करंट इन साइकिल, पर साइकिल या पर साइकिल, एसी या साइक्लिक है, मैक्सिमम करंट है। ठीक है, तो एसी और मतलब हाफ वेव फुल वेव के लिए हमें आउटपुट का भी पता लग रहा है वोल्टेज का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है, फ्रीक्वेंसी डबल है तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी थी कि भाई एसी को डीसी में कन्वर्ट करना था, कर दिया, फिल्टर सर्किट्स, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, बट डीसी में एसी कंपोनेंट थे, प्योर डीसी हमें नहीं मिली, तो वो एसी कंपोनेंट कैसे रिमूव करें? तो एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए अलग अलग तरीके के सर्किट्स बनाए गए, उनको बोला फिल्टर सर्किट्स। ठीक है, पहला यूजिंग इंडक्टर, ब्रीफ में बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। मान लो मेरे पास ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में एसी दी, रेक्टिफायर में एसी दी, तो ये रेक्टिफाइड फ्लक्चुएटिंग डीसी। बात समझ में आई? फ्लक्चुएटिंग डीसी का मतलब है डीसी वोल्टेज है, फ्लक्चुएशन है, मतलब एसी कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो एक इंडक्टर यूज करते हैं, साथ में लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और यहां से हमारी आउटपुट आएगी, फिल्टर्ड आउटपुट। क्या हुआ भाई? सबसे पहले इंडक्टर क्या करता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल, फॉर डीसी न्यू जीरो एक्सएल जीरो। तो इंडक्टर पासेज डीसी, इंडक्टर डीसी को पास कर देता है, फॉर एसी न्यू फाइनाइट, एसी के लिए न्यू फाइनाइट है तो एक्सएल फाइनाइट, सो इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी या इट ब्लॉक्स एसी। एक्सएल का ये फॉर्मूला होता है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो डीसी के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, पास कर देता है। एसी का रेजिस्टेंस फाइनाइट है, एक्सएल पता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइनाइट है तो उसको रोकता है ये, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है हाई है लो है, कुछ नहीं पता एसी की, इसलिए रोक के दोगा लेकिन कंप्लीटली उसको नहीं रोक पाएगा, इसलिए प्रॉब्लम है। रोक के दोगा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हम लिख सकते हैं इंडक्टर विल ब्लॉक
AC components and passes DC components, and we get DC output. But output is not प्योर डीसी. आउटपुट प्योर डीसी नहीं है, प्योर चीज नहीं आई अभी. ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है. कैसे था? ऐसे आउटपुट थी, इसके करने से क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया. इसकी वजह से क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया. बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, थोड़ा सा कम हो गया. समझाने के लिए बताया मैंने. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. ये था यूजिंग इंडक्टर. इसके बाद बात आता है कैपेसिटर. यूजिंग कैपेसिटर. कैपेसिटर में क्या होता है? वही बातें. एसी, रेक्टिफायर, फ्लक्चुएटिंग डीसी, फ्लक्चुएटिंग एसी कंपोनेंट्स. इसमें एक कैपेसिटर पैरेलल में लगाया जाता है. ठीक, अच्छे से समझना. और कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया, कैपेसिटेंस सी है. एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, डीसी आउटपुट. ये अब रेक्टिफायर को शॉर्ट में बना रहे हैं हम. आउटपुट ये हो गया, पीछे बनाया डायग्राम. साथ एक कैपेसिटर लगा दिया. देखो, 4 कैपेसिटर. अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं. ठीक है, 4 कैपेसिटर. कैपेसिटर के लिए क्या होता है? XC = 1/ω/C 1/2 π/c. फॉर DC न्यू 0 XC इनफाइनाइट. तो कैपेसिटर ब्लॉक्स DC. कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, आपके सामने है. ठीक है, फॉर AC न्यू फाइनाइट XC फाइनाइट. बात समझ में आ रही है? और एक चीज और देखो, अगर न्यू कम है तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा है तो कम है, फाइनाइट है. तो इट पासेज AC. तो कैपेसिटर AC को तो पास कर देगा, DC को जाने देगा, ब्लॉक करेगा. इसका मतलब यहाँ से जब हमारी वोल्टेज जाएगी फ्लक्चुएटिंग DC, तो कैपेसिटर में से होके जाएगी. ये DC को तो रोक देगा, DC को यहाँ रोक देगा, यहाँ रोकेगा तो आगे निकल जाएगी. और AC को अपने अंदर से पास कर देगा, तो AC यहाँ से रह जाएगी और DC आगे चली जाएगी. बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये नोट कर लिया, समझ में आ गया. समझते हो ना? DC को ब्लॉक करने का मतलब यहीं रोक देगा, तो इसका मतलब आगे निकल जाएगी, यहाँ से इधर नहीं हो पाएगी. सो एक कैपेसिटर ब्लॉक्स DC and passes through it AC components. So we get DC output across load. लोड के अक्रॉस मुझे क्या मिलती है? DC आउटपुट. ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ. अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, a capacitor charges and discharges regularly, and its discharging time is calculated by time constant tau = 1/RC. डिस्चार्जिंग मतलब कैपेसिटर है, यहाँ से वोल्टेज आ रही है, चार्ज होगा, फुल चार्ज होकर रह जाएगा अगर लोड नहीं है तो. अगर ये लोड नहीं है तो चार्ज होकर रहेगा. लेकिन अगर लोड लगा रखा है तो इसके अक्रॉस ये डिस्चार्ज होगा. अब डिस्चार्ज होने के पीछे टाइम है
कि स्लो स्लो डिस्चार्ज हो रहा है या फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज साइकिल है वो चलती रहेगी, इसका तो चलता रहेगा, बट इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो डिपेंड करेगी ना। तो अगर इसका डिस्चार्जिंग टाइम स्मॉल है तो बहुत कम टाइम मिलेगा इसको डिस्चार्ज होने के लिए। अभी समझाता हूँ। इफ C इज हाई, टाउ इज लो, डिस्चार्जिंग टाइम इज स्मॉल। ठीक है, अगर ये C हाई है, कैपेसिटर ज़्यादा कैपेसिटेंस का है, तो टाइम कांस्टेंट कम हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट कम हो जाएगा तो क्या होगा बताता हूं। देखो, ये मेरे पास आउटपुट है, बात समझ में आ गई। फ्लक्चुएटिंग डीसी है। यहां से देखो, ये कैपेसिटर था, फुल्ली चार्ज है। अब एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल आएगी, इसका टाइम तो फिक्स है ना। इस एसी की जो साइकिल की फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम है वो फिक्स है। ठीक है, मान लो ये 2 सेकंड के बाद ये अपनी साइकिल को रिपीट करता है, यहां से यहां 2 सेकंड में। बट इसका क्या कर दिया हमने, कैपेसिटर बढ़ा दिया, टाइम कांस्टेंट कम हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? टाइम कांस्टेंट कम होने का मतलब ये 2 सेकंड में रिपीट करेगा, ये बहुत कम टाइम मिल रहा है इसको, तो इसका मतलब ये डिक्रीज होना शुरू होगा, उससे पहले दोबारा बढ़ने लग जाएगा। ये डिक्रीज होना शुरू होगा, उससे पहले दोबारा बढ़ने लग जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, दोबारा बढ़ने लग जाएगा। नहीं बात समझ में आई? ये 2 सेकंड में चेंज होता है, इसका उससे भी कम हो गया, तो जितने टाइम में ये पूरी होगी उससे पहले तो ये खत्म हो चुका। इसका मतलब ये पूरा खाली नहीं हो पाएगा, उससे पहले यहाँ पे आके दोबारा शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो C को अगर हाई रखते हैं, टाइम कांस्टेंट स्मॉल है, तो इसको पूरा खाली होने का टाइम मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब हमें इसके कंपैरिजन में इस टाइप से मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? टाइम देखो, अपने सिलेबस में नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। टाइम कांस्टेंट अगर स्मॉल होगा तो पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, रास्ते में दोबारा चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल चेंज होते दोबारा चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, तो चार्जिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी खाली होने से पहले ही। टाइम कम है इसका, तो इसका मतलब एसी कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा थे वो अब कम हो गए, लेकिन ख़त्म तो अभी नहीं हुए। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, पाई फिल्टर। पाई फिल्टर क्या होता है? पाई फिल्टर में देखो, यहां एक इंडक्टर होता है, यहां कैपेसिटर होता है, फिर से एक इंडक्टर होता है और यहां पे आउटपुट होती है। तो पाई का मतलब इस टाइप से होता है, ठीक है ना। इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तो पाई की टर्म में आ गया, ये पाई फिल्टर बोलते हैं इसको। तीनों एक साथ काम करेंगे। अब बेसिक बात बता रहा हूं, ये भी एसी रोकेगा, एसी कंपोनेंट रोकेगा, लेकिन सारे नहीं रोक पाएगा। ये भी रोकेगा, फिर भी कुछ बचेंगे, ये भी रोकेगा, फिर भी कुछ बच ही जाते हैं। इसका मतलब पाई फिल्टर से जो हमारा ऐसा था वो हमारा कुछ ऐसा बचता है। इसका मतलब तीनों यूज करने के बाद भी प्योर डीसी नहीं मिली, इसलिए ये एक पाई फिल्टर सर्किट है। ऐसे बहुत सारे पाई फिल्टर एक साथ यूज करते हैं, और एक साथ बहुत सारे यूज करने से ये कुछ इस टाइप की मिलती है। अभी भी प्योर डीसी तो नहीं होनी, लेकिन एसी कंपोनेंट इसके अंदर बहुत कम है, इसलिए एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर काम नहीं चलेगा, एल से भी काम नहीं चलेगा। बहुत सारे पाई फिल्टर हमें लगाने पड़ेंगे, जिससे ऑलमोस्ट डीसी हमें मिल जाती है। फॉर यूजिंग मैनी पाई फिल्टर्स we can get almost pure DC। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। हाफ वेव, फुल वेव, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिपल्स क्या होते हैं, और कैसे
एसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। हमने इसको डिटेल में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए या नीट जेईई में ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं यहाँ से। तो ये सब बातें आपके सामने है। एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड में भी कई बार आ जाता है और कंपटीशन में भी आ जाता है घुमा फिरा के। क्या दे रखा है आपको, इस टाइप से दिया हुआ है 5 वोल्ट -5 वोल्ट और एक सर्किट दिया हुआ है इस टाइप से। बताओ आउटपुट कैसे मिलेगी। तो यहां से देंगे, ये पॉजिटिव साइकिल है, अरे भाई वैसा ही तो है, ये स्क्वायर वेव है, तो पॉजिटिव के लिए कंडक्ट करेगा, नेगेटिव के लिए नहीं करेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, पॉजिटिव के लिए कंडक्ट करेगा, ये आउटपुट है। ये वाली आउटपुट नहीं मिलेगी, नेगेटिव टाइम में रिवर्स बायस होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। दिस इज आवर आउटपुट। तो इस टाइप के सवाल आ जाए तो आप लोग कर सकते हो। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था कि आउटपुट वेव फॉर्म ये है, बताओ कौन सा डिवाइस है ये, ठीक है, इनपुट से आउट बना दी तो फुल वेव रेक्टिफायर है। तो वेव फॉर्म को देख के पता लग जाता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, एक एक नंबर के क्वेश्चन सेट हो जाते हैं हमारे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो इसलिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज करते हैं, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। डिटेल में पढ़ा हमने, समझ में आया होगा उम्मीद है। बाकी आप बुक्स रीडिंग लगाइए, इसकी अच्छे से नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लास बाय मनोज गुप्ता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जेनर डायोड, स्पेशल पर्पज डायोड। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लास बाय मनोज गुप्ता, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।